नमस्ते। चलिए आज हम वैश्विक राजनीतिक इतिहास के सबसे ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल दौर में से एक के बारे में बात करते हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम उन सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक ऐसी घटना को समझेंगे जिसने लिटरली रातों रात एक पूरे देश की दिशा ही बदलकर रख दी थी। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सिर्फ एक ही दिन में अपने ही संवैधानिक अधिकारों को स्वेच्छा से कैसे सस्पेंड कर सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और यहीं से हमारी आज की कहानी का बेस बनता है कि कैसे एक शानदार लोकतांत्रिक जीत अचानक से एब्सोल्यूट कंट्रोल या पूर्ण सत्ता में बदल गई। सत्ता की शिखर से लेकर एक गहरे संकट तक का सफर। तो इस भारी गिरावट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और 1971 की उस असीम राजनीतिक ऊंचाई को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। 352 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये नंबर इंदिरा गांधी को मिले उस ऐतिहासिक जनादेश को दिखाता है। गरीबी हटाओ का वो पावरफुल नारा और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मिली वो शानदार जीत। इसके दम पर कांग्रेस ने लोकसभा के 518 में से 352 सीटें जीत ली थी। मतलब उस वक्त उनकी पावर का लेवल ये था कि बहुत से लोग प्रधानमंत्री को आधुनिक समय की दुर्गा तक कहने लगे थे। लेकिन आप जानते हैं ना, हालात बदलते देर नहीं लगती। ये जो अनबिलीवेबल पॉपुलैरिटी थी वो जल्द ही बाहरी आर्थिक झटकों की एक ऐसी चेन से टकराई जिसने भारत के फाइनेंस को पूरी तरह से हिला के रख दिया। पहले 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थियों के साथ बांग्लादेश का क्राइसिस आया। फिर 1972 और 73 में इतना भयंकर सूखा पड़ा कि खेती-बाड़ी एकदम ठप हो गई। और रही सही कसर 1973 के उस ग्लोबल ऑयल शॉक ने पूरी कर दी, जिसने इंपोर्ट्स को बेहद महंगा कर दिया। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? 1974 आते आते महंगाई दर 30% के इस डरावने पीक को छूने लगी। 30%! जरा सोचिए, एक तरफ ये कमरतोड़ महंगाई और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, जिसमें टॉप लीडर्स के करीबियों के नाम भी उछल रहे थे। इन सब ने मिलकर आम जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। एक आम इंसान के लिए तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ा स्ट्रगल बन गया था। और फिर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन और आया वो ऐतिहासिक अदालती फैसला। जैसा कि अक्सर होता है, जब इकोनॉमी बैठती है तो जनता की फ्रस्ट्रेशन सड़कों पर उतर ही आती है, और यहाँ भी वही हुआ। पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक उबाल आ गया। अब इन 2 मूवमेंट्स को ही देख लीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे सिर्फ हॉस्टल की फीस और खाने के खर्च जैसी बुनियादी बातों से शुरू हुए छात्रों के प्रदर्शन रातों रात सरकार को गिराने वाले विशाल राष्ट्रीय आंदोलनों में बदल गए। गुजरात में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बात राज्य विधानसभा को भंग करने तक पहुंच गई। और दूसरी तरफ बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आग भड़की, उसने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में एक संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया। अब हम आते हैं उस टाइमलाइन पर जहां चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। जून 1975 के सिर्फ 13 दिनों के अंदर टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अमान्य करार दे दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक कंडीशनल स्टे मिला, और ठीक अगले दिन यानी 25 जून को विपक्ष ने एक बहुत बड़ी रैली करके सीधे प्रधानमंत्री को इस्तीफे का अल्टीमेटम दे डाला। 25 जून की उस रैली में जेपी का ये बयान सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। विपक्ष के तेवर एकदम तीखे हो चुके थे। उनका सीधा सा लक्ष्य था एक राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन खड़ा करके सरकार को इस्तीफे के लिए मजबूर करना, और इस अप्रोच ने इस पूरे संवैधानिक संकट को एकदम लिमिट तक पुश कर दिया। और यहीं से नौबत आती है आपातकाल की घोषणा की। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास को लाखों स्वयंसेवकों द्वारा घेरे जाने का डर, और दूसरी तरफ सेना और पुलिस से ऑर्डर्स न मानने की अपील। इन सब के बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। 25 जून की ही वो रात थी जब बिजली की तेजी से फैसले लिए गए। सरकार ने संविधान के एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। इसके तहत देश में एक आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रातों रात सभी सामान्य लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाएं सस्पेंड हो गईं और देश को चलाने का पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो आपातकाल के दौरान जिंदगी कैसी थी? 26 जून की सुबह भारत के इतिहास के उस कठोर 19 महीने के पीरियड की शुरुआत थी, जहां एक आम आदमी की नॉर्मल डेमोक्रेटिक लाइफ एकदम से थम सी गई थी। इस आंकड़े को देखिए, 1,20,000।
ये सच में एक चौंकाने वाला नंबर है। ये उन लोगों की कुल संख्या है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष के बड़े नेता हों, पत्रकार हों या फिर आम नागरिक, रातों रात लोगों को बिना कोई वजह बताए जेलों में डाल दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अचानक हुई देशव्यापी क्रैकडाउन कितने बड़े स्केल पर थी। इस पूरे पीरियड में अगर हम ऑब्जेक्टिवली सोर्सेस को देखें तो सरकार ने इन्फॉर्मेशन के फ्लो, लीगल सिस्टम और हर तरह के पॉलिटिकल विरोध पर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बना लिया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए, अखबारों पर सख्त प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, और तो और संसद का काम भी बस सरकारी फैसलों पर मुहर लगाने तक ही सीमित रह गया था। सेंटर ने राज्य सरकारों को भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। और कानूनों में जो बदलाव हुए, उनका पैटर्न बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ये 38वें, 39वें और 42वें संवैधानिक संशोधन बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। इनका मेन मोटिव था प्रधानमंत्री की पोजीशन को सेफ रखना और न्यायपालिका यानी कोर्ट्स की पावर को कम करना। कोर्ट से उनके जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली गई ताकि सरकार जो भी करे उसे कानूनी रूप से कोई चुनौती ना दी जा सके। समानांतर सत्ता का उदय, जैसे जैसे संस्थागत चेक्स एंड बैलेंसेस यानी सिस्टम की जो रुकावटें थीं वो गायब होती गईं, सरकार के अंदर ही एक नया और अनौपचारिक पावर सेंटर उभरने लगा। ये नंबर है 1 करोड़। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी, जिनके पास सरकार में कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, उन्होंने एक बहुत ही विवादित फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी का अभियान शुरू कर दिया। और यह अभियान इतनी आक्रामकता से चलाया गया कि इसने लिटरली देश की 1 करोड़ की भारी भरकम आबादी को इम्पैक्ट किया। लोगों को जबरन इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे पूरे देश में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। इसके साथ ही बड़े शहरों में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से झुग्गियां हटाने के अभियान भी चले। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुआ वाकया इसका एक खौफनाक उदाहरण है, जहां डेमोलिशन के दौरान 6 लोगों की जान चली गई। इन सब हरकतों ने आम जनता को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ कर दिया। वो जनता जिसे शुरू में शायद लगा था कि इमरजेंसी से एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, वो अब इन फैसलों से बहुत परेशान हो चुकी थी। और अब आते हैं लोकतंत्र के सबक पर। जनवरी 1977 में अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और देश में नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। और चुनाव के जो नतीजे आए वो ऐतिहासिक थे। जेल से छूटे नेताओं द्वारा बनाई गई नई जनता पार्टी ने इन चुनावों में भारी जीत दर्ज की, और वो शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी जिसने कभी 352 सीटें जीती थीं, वो सिमटकर केवल 153 सीटों पर आ गई। इसके साथ ही फाइनली इमरजेंसी के उस डार्क चैप्टर का फॉर्मल तरीके से अंत हो गया। अगर हम आज इन इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो ये इतिहास आज के लोकतंत्रों को एक बहुत बड़ा सबक देता है। ध्यान से देखिए, दोनों ही पक्षों ने उन शांतिपूर्ण और संवैधानिक ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया जो उनके पास थे। विपक्ष चाहता तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का या फिर अगले आम चुनाव का वेट कर सकता था, राइट? और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के पास भी ये ऑप्शन था कि वो तुरंत लोकसभा भंग करके नए चुनाव करवा लेती। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ने ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बजाय मामले को एस्केलेट करना चुना। और इसीलिए आज का ये डीप डाइव अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब राजनेता खुद ही संवैधानिक नियमों को साइडलाइन करने लगे, तो आम जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा कैसे कर सकती है? ये पूरी क्राइसिस हमें याद दिलाती है कि किसी भी डेमोक्रेसी को बचाए रखने की सबसे बड़ी और स्थायी जिम्मेदारी अल्टीमेटली हम और आप जैसे आम नागरिकों पर ही होती है।